जिससे ये होगा कि जब आपको पावर की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको पावर मिलेगी और जब आपको माइलेज की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको ये इंजन माइलेज भी निकाल कर देगी। और इसी टर्बो लैग को फिक्स करने के लिए खासकर इस टीजीडीआई इंजन में एक सुपीरियर इंजीनियरिंग की गई है। इसको परफॉर्मेंस और माइलेज को ध्यान में रखकर डेवलप एंड ट्यून किया गया है। उस माइंडसेट के साथ जाकर इस इंजन को चलाना और फिर इसको कंपेयर करना अदर इंजन से। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं किया सेल्टोस 2026 मॉडल को। इस वीडियो में हम किया सेल्टोस की इंजन्स, गियर बॉक्स, प्लेटफॉर्म, फ्यूल कॉस्ट, एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी को अच्छे से टेक्निकली एनालाइज करेंगे ताकि आपकी किया सेल्टोस को लेकर बाइंग डिसीजन क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी इंजन से। देखिए 2026 किया सेल्टोस में हमें तीन इंजन ऑप्शंस मिलता है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर टीजीडीआई और 1.5 लीटर सीआरडीआई। अब ये जो टीजीडीआई इंजन है इसका फुल फॉर्म है टर्बो चार्ज गैसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन। और 1.5 लीटर जो सीआरडीआई इंजन है उसका नाम है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, जिसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इन नेम के पीछे मतलब क्या होता है। ये इन तीनों ही इंजन की एक्चुअल कोड नेम्स है और ये कोड नेम्स हर एक इंजन का होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो। अगर हम सेल्टॉस की केस में बात करें तो यहाँ फर्स्ट कैरेक्टर इंजन की फ्यूल टाइप, सेकंड कैरेक्टर इंजन की सिलेंडर काउंट, थर्ड कैरेक्टर इसकी ब्लॉक आर्किटेक्चर यानी कि ये कौन सी फैमिली की है, और फोर्थ कैरेक्टर इसकी स्पेसिफिक वेरिएंट या कैपेसिटी या फिर जनरेशन को डिफाइन करता है। अच्छा, ये जो तीनों की तीनों इंजन है ये 4 सिलेंडर डीओएससी 16 वॉल्व सेटअप के साथ आता है, यानी कि पर सिलेंडर 4 वेल्व्स का सेटअप दिया गया है, 2 इनटेक वेल्व के लिए और 2 एग्जॉस्ट वेल्व के लिए। लेकिन ये जो डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट है इनमें हुंडई ने डुअल वीवीटी का इस्तेमाल किया है और इसको इसीलिए लगाया गया है ताकि ईसीयू इन वेल्व्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम को प्रिसाइजली कंट्रोल कर सके। जिससे ये होगा कि जब आपको पावर की जरूरत पड़ेगी तब आपको पावर मिलेगी और जब आपको माइलेज की जरूरत पड़ेगी तब आपको ये इंजन माइलेज भी निकाल कर देगी। और अच्छी बात यह है कि इन तीनों ही इंजन में टाइमिंग बेल्ट की जगह टाइमिंग चेन लगाई गई है। अब देखिए ये जो टाइमिंग चेन होती है इनकी ड्यूरेबिलिटी टाइमिंग बेल्ट से कई गुना ज्यादा होता है, जो अल्टीमेटली आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों ही इंजन की फ्यूल डिलीवरी सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। सेल्टोस की 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इस्तेमाल होता है, जिससे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कहा जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इस इंजन की पर सिलेंडर में 2 इंजेक्टर्स लगा होता है, यानी कि टोटल 8 इंजेक्टर्स होते हैं, जिस वजह से होंडाई इसे ड्यूअल पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कहते हैं। और ये सेम टेक्नोलॉजी सुजुकी अपनी के सीरीज इंजन पर भी यूज करती है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक इन डेप्थ ब्रेकडाउन वीडियो बना रखा है और वहां पर मैंने इन सब चीजों को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाकर वो देख सकते हो, मैं लिंक लगा दूंगा। उसके बाद बात करते हैं टीजीडीआई इंजन की। देखो ये जो टीजीडीआई इंजन है इसमें फ्यूल को सीधा कंबशन चैम्बर में स्प्रे किया जाता है ताकि इस इंजन से ज्यादा पावर और टॉर्क निकाला जा सकते, लाइक डीजल। ठीक है, और एमिशंस भी जो है वो कम करे ये इंजन, और इसीलिए ये जो इंजन है इसमें इंजेक्टर कंबशन चैम्बर की टॉप डेड सेंटर में लगी होती है। और सेम ऐसे ही 1.5 लीटर सीआरडीआई डीजल इंजन पर भी इंजेक्टर्स लगी होती है, और इंजेक्टर्स इसमें एक होता है, यानी कि टोटल 4 इंजेक्टर। लेकिन बात यह है कि डीजल इंजन के अंदर इंजेक्टर एक रेल से कनेक्ट होती है, जिसके अंदर बहुत हाई प्रेशर से डीजल स्टोर रहता है। और ये जो इंजेक्टर्स होती है, चाहे एनआई इंजन हो, टीजीडीआई हो या फिर सीआरडीआई हो, ये तीनों के तीनों इंजेक्टर्स बहुत अलग होती है। इनकी जो प्रेशर है, जो फ्यूल स्प्रे करने की जो प्रेशर है वो भी बहुत अलग होता है। जैसे एनआई इंजन की आमतौर पर 2 से 5 बार के आसपास होता है, वहीं टीजीडीआई इंजन की 25 से 35 बार के आसपास होता है। और जो डीजल इंजन है इसका सबसे ज्यादा, यानी कि 2000 बार के आसपास होता है। और इसीलिए ये जो इंजेक्टर्स है इनकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं इनकी थोड़ी सी टर्बोस के बारे में। देखो सेल्टोस की 1.5 लीटर टीजीडीआई इंजन में एक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल वेस्ट गेट फिक्स जियोमेट्री टर्बोचार्जर का इस्तेमाल किया गया है। मतलब टर्बो के अंदर एक वेस्ट गेट वेल्व लगा होता है जिसको ईसीयू कंट्रोल करती है एक इसमें लगी एक्चुएटर से। ईसीयू क्या करता है कि जब एग्जॉस्ट गैसेस बहुत तेजी से निकल रहा होता है और टर्बो ओवर स्पीड होने के कगार में होती है, तब इस इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर के जरिए वेस्ट गेट को खोल देता है और एग्जॉस्ट गैसेस निकल जाता है, जिससे टर्बो जो है वो ओवर स्पीड होकर खराब नहीं होता है। लेकिन 1.5 लीटर सीआरडीआई इंजन में एक वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर का इस्तेमाल हुआ है, जो एफजीटी टर्बोचार्जर से बहुत ज्यादा एडवांस्ड होती है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये अपने अंदर की एयर फ्लो को इंजन की आरपीएम के हिसाब से एडजस्ट करते रहता है, जिससे टर्बो लेग ना के बराबर फील होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोएस्ट से लोएस्ट प्रेशर पर भी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। लेकिन देखो मैंने पहले ही कहा था, जो एफजीटी टर्बोस होती है वो उतने एडवांस नहीं होता है जो 1.5 लीटर टीजीडीआई वाली टर्बोस है।
और इसीलिए इनकी लोएस्ट आरपीएम रिस्पॉन्स वीजीटी टर्बो जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिससे टर्बो लैग फील होती है। और इसी टर्बो लैग को फिक्स करने के लिए खासकर इस टीजीडीआई इंजन में एक सुपीरियर इंजीनियरिंग की गई है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, इसके अलावा अगर हम मेटलर्जी की बात करें इन तीनों ही इंजन्स की, तो ये तीनों के तीनों ऑल एल्यूमिनियम अलॉय से बनाई गई है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जो 1.5 लीटर सीआईडी इंजन है, इसकी ब्लॉक को अब भी कास्ट आयरन से बनाया जाता है, क्योंकि जो डीजल इंजन है इनमें प्रेशर थर्मल्स बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल पेट्रोल या फिर टर्बो पेट्रोल इंजन से, जिसको एक कास्ट आयरन वाली ब्लॉक ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। सो अब तक आपको किया सेल्टोस में यूज होने वाली इंजन्स और उनकी टेक्नोलॉजीज के बारे में रफली आइडिया लग चुका है। सो नाउ अब हम इनकी पावर फिगर्स और बाकी पैरामीटर्स को अच्छे से समझते हैं। ये किया सेल्टोस में आने वाली तीनों ही इंजन्स की एग्जैक्ट पावर फिगर्स हैं, जहां सबसे ज्यादा पावर नो डाउट टीजीडीआई इंजन से मिलता है। हालांकि जो टॉर्क है वो डीजल इंजन में बहुत कम आरपीएम पर डिलीवर हो जाती है। वहीं सबसे कम पावर हमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के अंदर ही देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ये एन इंजन है तो इसके साथ यही होना था। ये इन तीनों ही इंजन की बोर इन स्ट्रोक साइज है, जहां 1.5 लीटर इंजन को एक क्लोज टू स्क्वायर इंजन बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये टेक्निकली ना तो प्रॉपर स्क्वायर इंजन है और ना ही प्रॉपर इसको अंडर स्क्वायर इंजन बोला जा सकता है। और इसीलिए इस इंजन को खरीदने से पहले दो बात हमेशा याद में रखना कि ये जो इंजन है ये परफॉर्मेंस के लिए ट्यून नहीं किया है। इसको परफॉर्मेंस और माइलेज को ध्यान में रखकर डेवलप एंड ट्यून किया गया है। सो उस माइंडसेट के साथ जाकर इस इंजन को चलाना और फिर इसको कंपेयर करना अदर इंजन से। लेकिन जो बाकी दोनों इंजन है ये प्रॉपर अंडर स्क्वायर इंजन है। लेकिन यहाँ भी एक नोट करने वाली बात यह है कि जो टीजीडीआई इंजन है इसकी बोर को बहुत पतला रखा गया है और जो स्ट्रोक है वो काफी लंबा है, इवन डीजल इंजन से भी ज्यादा। अब देखो, ऐसा इंजीनियरिंग इसलिए किया गया है ताकि 1500 आरपीएम के नीचे गाड़ी एकदम अंडर पावर फील ना हो, और 1500 आरपीएम पर जाके जब टर्बो किक होगी तब आपको एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले, ना कि जो झटके होता है वो फील हो। तो इस चीज को ओवरलैप्स करने के लिए जो है इसको इस तरीके से इंजीनियर किया गया है। इवन जो टीजीडीआई इंजन है इसके वेट को भी बहुत कम रखा गया है, जिससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि इस इंजन को खासकर परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर डेवलप और ट्यून किया गया है। तो इसको उसी हिसाब से लेना, इससे माइलेज की उम्मीद मत करना आप लोग कि ये इंजन जो है अपने को 20-22 की माइलेज निकाल कर दे देगी। अब बात करते हैं हम इन इंजन्स के साथ आने वाली गियर बॉक्सेस की। देखो, किया सेल्टोस में हमारे को ये गियर बॉक्स ऑप्शंस मिलता है, पर नोट करने वाली बात यह है कि किया ने 1.5 लीटर टीजीडीआई इंजन के साथ कोई भी मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शंस दिया ही नहीं है। इसके जगह इन्होंने आईएमटी गियर बॉक्स दिया है। लेकिन यहाँ पर एक मैनुअल गियरबॉक्स होना चाहिए था, क्योंकि जिस लेवल की ट्यूनिंग की गई है टीजीडीआई इंजन को उस हिसाब से आईएमटी एक टेक्निकली वीक ऑप्शन है। एंड जो दूसरी ऑप्शन है वो एक डीसीटी है, प्लस वो एक ट्राई क्लच गियरबॉक्स है जो सिटी यूसेज के लिए वैसे भी सुइटेबल नहीं है भारत जैसी गर्म देशों के लिए, एंड इसकी मेंटेनेंस भी बहुत हाई रहेगा। सो अगर कंपटीशन के हिसाब से अगर हम देखी जाए तो यहाँ पे एक मैनुअल गियरबॉक्स होना चाहिए था। खैर, इस पर मैं ज्यादा ओपिनियन नहीं दूंगा, ये हुंडई को पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पावर टू वेट रेशियो का बात नहीं किया जो अक्सर कई वीडियोस में लोग करते हैं। अब देखो, पावर टू वेट रेशियो जो है ना वो मैं निकाल सकता था कर्व वेट निकाल के, लेकिन देखो हर एक मॉडल की कर्व वेट ऊपर नीचे होता है। किसी वेरिएंट में सनरूफ होगा तो उसका 20-30 किलो बढ़ जाएगा वजन, या फिर कहीं पे कुछ एसेसरीज लगी होगी, कुछ चीजें इंस्टॉल किया गया होगा तो वहां पे 15-20-30 किलो तक बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से पावर टू वेट रेशियो जो उस वेरिएंट की कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। तो इसीलिए मेरा रेकमेंड रहेगा कि अगर आपको पावर टू वेट रेशियो पता करना है, जो वेरिएंट आप शोरूम पे जा रहे हो चलाने को उसको ले जाओ, उसका वेट नापो और फिर आप उसका पावर टू वेट रेशियो निकाल कर देख सकते। अच्छा, ये इन कार्स की एग्जैक्ट ग्रॉस वेट है और ये इनकी एआरआई क्लेम माइलेज है। हालांकि ये जो माइलेज है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्यूरेट नहीं होने वाला है, ये आपकी ड्राइविंग कंडीशन और ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करेंगे। अच्छा, इसके बाद फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो टीजीडीआई इंजन में एक्स्ट्रा 3 लीटर की कैपेसिटी मिलता है, प्लस जो डीजल इंजन है इसमें 12 लीटर की एडब्ल्यू टैंक दी गई है। और हाँ, इन फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आपको एग्जैक्ट रेंज कितना मिलेगा वो मैं लास्ट में आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। सो अब तक हम लोगों ने किया सेल्टोस की इंजन और गियर बॉक्सेस को अच्छे से समझ लिया है। नाउ अब बात करते हैं इसकी ऑल न्यू K3 प्लेटफॉर्म और इसकी सेफ्टी के बारे में। देखो, K3 आर्किटेक्चर Hyundai किया की थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी की हाईली एडवांस और मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है। इसे पुराने K2 प्लेटफॉर्म की कमियां जैसे कि स्टिफ राइड क्वालिटी और कम सेफ्टी रेटिंग, इन सब चीजों को दूर करने के लिए कंप्लीटली स्क्रैच से बनाया गया है। प्लस ये एक मल्टी एनर्जी ग्लोबल आर्किटेक्चर है।
जिसका मतलब ये होता है कि एक ही बेस पर यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म को एडजस्ट करके उस पे पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बनाई जा सकती है। यानी कि जो सेल्टॉस हाइब्रिड की बात चल रही है वो इसी प्लेटफॉर्म पर ही बनेगी और इस प्लेटफॉर्म को बनाया ही गया है प्रीमियम बी सेगमेंट और सी सेगमेंट की कार्स के लिए। अच्छा, अब इसकी मेटल कॉम्पोजिशंस की बात की जाए तो इसकी बॉडी में लगभग 60% तक अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील और हॉट स्टैम्प स्टील का उपयोग किया गया। देखो, हॉट स्टैम्प स्टील का मतलब होता है कि नॉर्मल स्टील को एक्सट्रीम हीट पर पकाया जाता है और फिर उसको ठंडा किया जाता है, जिससे ये रेगुलर लोहे से दुगना ताकतवर बन जाता है, लेकिन वजन में बहुत हल्का हो जाती है। सो इसी एडवांस स्टील के चलते और स्पेशली K3 प्लेटफॉर्म की रिंग शेप्ड केबिन स्ट्रक्चर की वजह से न्यू सेल्टोस की टॉर्जनल रिजिडिटी यानी कि जो स्टिफनेस है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, जिसका रियल वर्ल्ड फायदा आपको ये मिलेगा कि बॉडी हल्की होने से माइलेज अच्छी निकलेगी और रिजिडिटी की वजह से एक्सीडेंट के वक्त सेल्टॉस की केबिन पिचकेगा नहीं। प्लस इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए इन्होंने इसमें मल्टी लोड पथ स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब यह है कि जब फ्रंट से क्रैश होगी गाड़ी तब ये मल्टी लोड पथ स्ट्रक्चर एक्सीडेंट फोर्स को सीधा कैबिन में भेजने के बजाय 3 अलग-अलग रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट करके अब्सॉर्ब कर लेगी और अंदर बैठे पैसेंजर्स सेफ रहेंगे। और इसका असर रियल वर्ल्ड क्रैश टेस्ट में भी साफ-साफ दिख चुकी है। इस K3 प्लेटफॉर्म पर बनी हुई मेड इन इंडिया Hyundai वर्ना ने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लाया है और किया सेल्टोस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसको भी भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिला है विद गुड स्कोर। इसके अलावा इस K3 प्लेटफॉर्म की हाईली स्टिफ चेसिस और इम्प्रूव्ड वूशिंग्स की वजह से रोड की जो वाइब्रेशंस है या जो सस्पेंशन की साउंड है वो बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। लेकिन इसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग खासकर नेचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बहुत सॉफ्टर साइड रखी गई है जो हाईवे राइड में आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी में दिक्कत दे सकती है। अच्छा, इसके अलावा लोगों की एक और शिकायत थी पिछले जनरेशन में कि जो K2 प्लेटफॉर्म है इस पर कॉस्ट कटिंग करके इस पे हल्का लोहा लगाकर इंडिया के लिए एक वर्जन बनाया गया है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के साथ इसको भी फिक्स कर दिया है। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है K3 ये वही ग्लोबल स्टैंडर्ड वाली प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं किया गया है। यानी कि इंडिया में बनने वाली K3 प्लेटफॉर्म्स उसी फिलोसॉफी पर बन रहा है जिस फिलोसॉफी पर ग्लोबल K3 बनी हुई है। और जो इसका मटेरियल कंपोजिशंस है वो भी सेम उसी ग्लोबल स्टैंडर्ड वाली प्लेटफॉर्म की ही है। सो अब तक हमने K3 प्लेटफॉर्म को मोटा-मोटा अच्छे तरीके से समझ लिया है। हालाँकि और भी चीज़ें हैं जिस पर बात किया जा सकता है, पर इससे क्या होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको बहुत बोरिंग लगने लगेगा। तो इसीलिए अब हम चलते हैं इसकी एर्गोनॉमिक्स की तरफ और थोड़ी-सी प्रैक्टिकलिटी को भी अच्छे से देखते हैं कि कितना इसमें इम्प्रूव किया गया है। देखिए, एर्गोनॉमिक्स में वैसे बहुत सी चीज़ें आते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ मेन-मेन चीज़ों पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेल्टॉस की डैशबोर्ड से, जो बहुत थॉटफुली डिज़ाइन किया गया है और बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी है ये। जैसे कि इसके जो एसी कंट्रोल्स हैं, उसके लिए इन्होंने डेडिकेटेड फिजिकल बटन्स दे रखा है, जबकि इसके लिए अलग से स्क्रीन भी इन्होंने दिया है। और इनकी जो पोजीशनिंग है, वो ऊपर की तरफ है, जिससे शॉर्ट हाइट वाले बंदों के लिए भी कंफर्टेबल हो जाता है इन्हें ईज़िली एक्सेस करना। इवन अगर हम चार्जिंग पोर्ट्स की बात करें तो इनको भी जो है ऊपर की तरफ टिल्ट करके डिजाइन किया गया है ताकि इंसर्ट करने में या फिर निकालने में आपको आसानी। इवन पीछे के पैसेंजर्स के लिए फ्रंट सीट के पीछे चार्जिंग पोर्ट्स को दिया है जो अगेन ज्यादा प्रैक्टिकल है सेंटर लोकेटेड पोर्ट्स है। उसके बाद सेल्टोस में बेस वेरिएंट से ही हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया गया है जो आमतौर पर बेस वेरिएंट में मिलता नहीं है इस सेगमेंट के अंदर। प्लस इसका जो फ्रंट सीट्स है वो लंबे सफर के लिए काफी कंफर्टेबल है। प्लस हायर मॉडल्स में आपको वेंटिलेशन का भी ऑप्शंस मिल जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे इंडिया जैसी गर्म देश के लिए। उसके बाद रियर सीट्स की बात की जाए तो इनकी कुशनिंग भी बहुत अच्छी है। अब क्योंकि गाड़ी की विड्थ 30 बढ़ गई है तो पीछे की सीट पर 3 एवरेज साइज के अडल्ट आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा हेल्दी लोगों को एक साथ बैठा दोगे तो वो उतना कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा क्योंकि शोल्डर एरिया जो है वो श्रिंक हो जाएगी। हालांकि लेग रूम बहुत अच्छा खासा मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। प्लस जो रियर सीट्स है इनमें आपको 2 लेवल के टिल्ट ऑप्शंस भी मिल जाएगा जिससे लॉन्ग राइड में आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 447 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है जो कि 14 लीटर ज्यादा है पिछले वाली मॉडल से। और इसके नीचे आपको फुल साइज स्पेयर व्हील्स का भी जगह मिलता है 16 एंड 17 इंचेस का। एंड सबसे अच्छा बात यह है कि ये जो बूट स्पेस है इसके अंदर कोई हम्प नहीं है जिससे सामान रखना और उतारना बहुत आसानी होगी। अच्छा, इसका जो बोनेट है ये एकदम ही स्क्वायर डिजाइन का है। प्लस बेस मॉडल से ही आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है तो इससे अल्टीमेटली एक ड्राइवर को आगे की व्यू बहुत बढ़िया मिलेगी जिससे कमांडिंग पोजीशन बनेगा और कॉन्फिडेंट आएगा ड्राइव करते वक्त।
इस कार में आपको टोटल 5 अलॉय व्हील्स की डिजाइन मिल जाता है विद 3 ऑप्शंस 16, 17 एंड 18 इंच। लेकिन 18 इंच वाले वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील 17 इंच की ही मिलेगी। सेल्टॉस 2026 मॉडल्स में आपको 12 बॉडी कलर और 5 इंटीरियर की कलर ऑप्शंस मिलेंगे विद फैब्रिक एंड लेदरिट अपहोल्स्ट्री। सेल्टॉस 2026 मॉडल्स की टोटल 9 वेरिएंट्स है और इनके अंदर आपको ये 24 फीचर स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। सो देखो, ये चीज टोटली आपकी नीड्स पर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है और क्या वो चीज इस गाड़ी के साथ मिल रहा है या फिर नहीं। और सेकंडली आ जाता है बजट, आपकी बजट कितना है और उस बजट के हिसाब से आपको एनफ चीजें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको एक गाड़ी लेते वक्त हमेशा ट्राई करना है कि इसमें से ज्यादा आपके बजट में कवर हो जाए। हालांकि मेरा रिक्वेस्ट तो यही रहेगा कि आप शोरूम में जाइए, विजिट करिए, अच्छे से टेस्ट ड्राइव लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये गाड़ी मेरे लायक है, मेरे नीड्स के अकॉर्डिंग ये फिट बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है। मेरे कहने पर जाकर गाड़ी मत ले लीजिए या फिर किसी और की कहने पर भी जाकर गाड़ी मत लीजिए। खुद एक्सपीरियंस कीजिए, उसको चलाइए 30, 50, 60 किलोमीटर, तब आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए सुइटेबल है या फिर नहीं है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, गाड़ी में जितना इलेक्ट्रॉनिक्स कम होगी वो खर्चे उतने ही कम करवाएगा। और गियरबॉक्स चूज करते टाइम भी ये ध्यान में रखना कि डीसीटी जो है वो भैया बहुत महंगा होता है, उसके बाद आता है सीवीटी, फिर आता है टॉर्क कन्वर्टर एंड सबसे नीचे आता है मैनुअल गियरबॉक्स, जिसकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है और बहुत ज्यादा रिलायबल होता है ये गियरबॉक्स। तो कैसा लगा किया सेल्टोस की डीप डाइव वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही फॉर्मेट में और वीडियोस देखनी है तो नीचे कमेंट कर देना, जिस मॉडल पर सबसे ज्यादा कमेंट आएगा नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पर बनाऊंगा। थैंक यू।